हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर। आज का जो हमारा विषय है वो है सामाजिक अध्ययन। ठीक है, इससे पहले दोस्तों मैं इस विषय पे 5 से 6 वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वह मगध का साम्राज्य। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मगध साम्राज्य के नेतृत्व में जब उत्तरी पूर्वी भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे थे। कब दोस्तों? जब मगध का साम्राज्य था उस समय उत्तरी पूर्वी भारत में जो राजनीतिक था उसका एकता स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे थे, परंतु उस समय उत्तरी पश्चिमी प्रदेश छोटे या बड़े राज्यों में विभक्त थे। ठीक है, इन राज्यों में आपसी संघर्ष होने से भारतीय सीमाएं असुरक्षित थी। ठीक है, जो भारतीय सीमाएं थी वह असुरक्षित थी क्योंकि इन छोटे बड़े राज्यों में संघर्ष चल रहा था। इस प्रदेश की महत्ता आर्थिक एवं व्यापारिक दृष्टि से सर्वविदित थी। ठीक है, ऐसी परिस्थितियों में किसी भी साम्राज्यवादी शक्तिशाली शक्ति का इस ओर आकृष्ट होना स्वाभाविक था, मतलब भारत की ओर। ठीक है, फलतः इस प्रदेश की परिस्थितियों का लाभ उठाकर ईरानी और यूनानियों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, भारत पे उस समय यूनानी थे और ईरानी थे, दोनों ने आक्रमण कर दिया। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे सिकंदर का आक्रमण। ठीक है, और सिकंदर ने आक्रमण क्यों किया था और यह भी जानेंगे कि सिकंदर कौन था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें देख लेते हैं। सिकंदर मकदूनिया के राजा फिलिप का पुत्र था। किसका दोस्तों? जो एक मकदूनिया जगह थी उसी का राजा था फिलिप, उसी का पुत्र था। बचपन से ही यह बड़ा महत्वाकांक्षी था। ठीक है, जो सिकंदर था बहुत महत्वाकांक्षी था और विश्व विजय का स्वप्न देखता रहता था, मतलब पूरे विश्व पे जीत का स्वप्न। 336 ईसा पूर्व में उसके पिता राजा फिलिप का वध कर दिया गया। ठीक है, किसके पिता? सिकंदर के पिता का। तब उसमें वह 20 वर्ष का था। अतः अपने पिता की मृत्यु के पश्चात सिकंदर ने 336 ईसा पूर्व में मकदूनिया के सिंहासन पर आसीन किया, मतलब बैठा है। सिंहासन पर बैठते उसने अपनी विश्व विजय का स्वप्न साकार करने की चेष्टा प्रारंभ कर दी। उसने सर्वप्रथम यूनान के अनेक नगर या राज्य को जीता। ठीक है, इसके बाद मीन पर विजय प्राप्त की तथा पश्चिम एशिया पर अधिकार कर लिया। ठीक है, मीन पर तो विजय प्राप्त किया है और पश्चिम एशिया पर उसने अपना अधिकार कर लिया है। विजय के क्रम को आगे बढ़ाते हुए सिकंदर ने 327 ईसा पूर्व में काबुल को विजित किया, मतलब काबुल को जीत लिया। इसके बाद भारत पर आक्रमण करने की उसने योजना बनाई। ठीक है, सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व के मार्च माह में बिना किसी खास विरोध के भारत में प्रवेश किया। उसने शीघ्र ही सीमांत प्रदेश के कुछ राज्यों को बिना युद्ध किए ही अपने अधिकार में कर लिया। ठीक है, जो सीमांत के प्रदेश कुछ क्षेत्र थे बिना युद्ध किए अपने अधिकार कर लिया। ठीक है, और कुछ राज्यों पर युद्ध करके उसने अधिकार कर लिया। अब देखें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, भारत अभियान में सिकंदर को किन किन शक्तियों से संघर्ष करना पड़ा उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, युद्ध तथा आक्रमण पर विजय कैसे प्राप्त की। तो पहला देखेंगे अश्वक जाति से युद्ध। ठीक है, सिकंदर ने सबसे पहले अलिंगसांग के कुदार घाटी में निवास करने वाली अश्वक जाति को पराजित किया। ठीक है, अश्वक को बंदी बनाया। ठीक है, जो अश्वकों थे उसको उसने बंदी बनाया तथा उसके स्वस्थ एवं सुंदर बैलों को उनसे छीनकर मकदूनिया भेज दिया। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड, निसा पर आक्रमण। ठीक है, निसा राज्य पर अभिजात वर्ग का अधिकार था। किसका दोस्तों? अभिजात जो वर्ग था उसका अधिकार था। यहाँ का शासक अक्रूफिस था। ठीक है, वह छोटे से संघर्ष में पराजित हो गया। उसने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। उसने सिकंदर को लगभग 300 घोड़े भी भेंट में दे दिए। ठीक है, आप देखेंगे दोस्तों मस्सक। ठीक है, मस्सक पर आक्रमण। मस्सक गोरी नदी के पूर्व में स्थित था। ठीक, कहाँ था वह? गोरी नदी के पूर्व में था। यह पश्चिम, दक्षिण तथा पूर्व 3 दिशाओं में
चट्टान, पर्वत और मालाओं एवं नदियों से सुरक्षित था। ठीक है, 3 दिशा जो थी, चट्टान था, पर्वत था और नदी था, इन सब से सुरक्षित था। यहाँ का दुर्ग अमेघ था। इस नगर का शासक अस्केनस वीर एवं साहसी था। ठीक है, इस दुर्ग पर अधिकार करने के लिए सिकंदर को कड़ा संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, यहाँ पे अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए सिकंदर को बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। मशक के शासक अस्केनस के मर जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने सिकंदर से लोहा लेकर अपनी शौर्यता का परिचय दिया। ठीक है, यहाँ का जो राजा था उसके मर जाने के बाद यहाँ की जो स्त्रियाँ थी उसने सिकंदर से लड़ाई की और अपने शौर्य का परिचय दिया, परंतु अंत में सिकंदर को विजय प्राप्त हो गया। ठीक है, और लास्ट में इस पे सिकंदर ने विजय प्राप्त कर लिया। आप भी तक्षशिला का शासक आप भी था। ठीक है, जो तक्षशिला था उसका शासक कौन था? आप भी था। आप भी ने सिकंदर से युद्ध के स्थान पर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, आप भी ने एक विशाल समारोह सिकंदर के लिए आयोजित किया तथा उसे बहुमूल्य उपहार प्रदान किए थे। आप भी ने सिकंदर के विजयी अभियान में सक्रिय सहयोग प्रदान किया। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अभिसार। ठीक है, अभिसार झेलम एवं चिनाब नदी के बीच स्थित था। आपका जो झेलम और चिनाब नदी है इसी के बीच अभिसार स्थित था। ठीक है, अभिसार और अन्य छोटे राज्यों ने सिकंदर के शौर्य के आगे हथियार डाल दिए और उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। किसके? अकबर के। आज दोस्तों जो मोस्ट युद्ध था उसको बारे में चर्चा करेंगे, पोरस का युद्ध। ठीक है, पोरस चिनाब एवं झेलम नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश का शासक था। ठीक है, जो पोरस था वह एक शासक था। इस वीर शासक को परास्त करने में सिकंदर को सर्वाधिक शक्ति एवं बुद्धि का प्रयोग करना पड़ा। पोरस की वीरता से सिकंदर इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने उसके जीते राज्य को वापस कर दिया। ठीक है, जो पोरस था उसकी साहस से सिकंदर इतना खुश हुआ कि जो उसने पोरस से उसका जीता हुआ राज्य था उसे पुनः वापस कर दिया और पोरस से मित्रता कर ली। ठीक है, सिकंदर ने अपनी विजयी अभियान में पोरस का सहयोग लिया। ठीक है, जो अपना विजयी अभियान था उसने पोरस का सहयोग लिया। अब दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे ग्लोग निकाय। ठीक है, इस राज्य को सिकंदर ने परास्त किया। ठीक है, इस राज्य को सिकंदर ने परास्त कर दिया। ग्लोई निकाय को परास्त करने के पश्चात सिकंदर ने इस गढ़ राज्य को पोरस के राज्य में मिला दिया। ठीक है, किसके राज्य में? जो पोरस का राजा था, पोरस था, उसको उसमें मिला दिया। कठोई से युद्ध किया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कठोई जाति ने अपने शौर्य वीरता से सिकंदर के दांत खट्टे कर दिए थे, परंतु ठीक समय पर पोरस ने सिकंदर की सहायता की, जिसके परिणाम स्वरूप सिकंदर ने कठोई जाति को भी परास्त करने में सफलता प्राप्त कर ली। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, सिकंदर की सेना में विद्रोह। सिकंदर स्वभूति पर विजय प्राप्त करने के बाद जैसे ही ब्यास नदी के तट पर पहुंचा तभी उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। ठीक है, जब ब्यास नदी के तट पर पहुंचा तो सिकंदर की सेना ने उससे आगे जाने से इनकार कर दिया। सिकंदर ने सेना को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु जब सेना नहीं मानी तब सिकंदर ने स्वदेश लौटने का निश्चय भी कर लिया। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में सिकंदर की स्वदेश वापसी एवं मृत्यु। ठीक है, 325 ईसा पूर्व सिकंदर ने अपने देश की ओर प्रस्थान कर दिया। ठीक है, सिकंदर ने अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया। सेना का एक भाग निराकस की अध्यक्षता में जल मार्ग तथा दूसरा भाग सिकंदर के नेतृत्व में थल मार्ग से वापस हुआ। मार्ग में सिकंदर को तीव्र ज्वर आया, परंतु फिर भी वह मदिरा का सेवन करता रहा और निरंतर चलता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप 32 वर्ष की आयु में स्वदेश पहुंचने से पूर्व ही 325 ईसा पूर्व में सिकंदर की बेबीलोनिया में मृत्यु हो गई थी। ठीक है,
अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, सिकंदर के भारत पर आक्रमण का जो क्या क्या उस पर प्रभाव पड़ा भारत पे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव 3 क्षेत्र में पड़ा। ठीक है, उसको देख लेते हैं। पहला राजनीतिक प्रभाव, दूसरा आर्थिक प्रभाव, तीसरा सांस्कृतिक प्रभाव। ठीक है, पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे राजनीतिक प्रभाव, उसके बारे में देख लेते हैं। सिकंदर के आक्रमण का राजनीतिक प्रभाव निम्नलिखित रूप से विभक्त किया जा सकता है। ठीक है, इसमें जो पॉइंट दिए उस पॉइंट को देख लेते हैं, फिर उसके बाद विस्तृत से पढ़ेंगे। आपसी फूट का प्रदर्शन। ठीक है, इतिहास की तिथि निर्धारण में सहायक हुआ। राजनीतिक एकता का अभाव भी। यूनानी राज्यों की स्थापना। दोषपूर्ण युद्ध विधि का ज्ञान। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या दिया है उसके बारे में। सिकंदर के आक्रमण से भारतीय राजाओं की आपसी फूट प्रदर्शित हुई। ठीक है, जो सिकंदर आक्रमण किया था उसमें जो भारतीय राजा थे उनके आपस में फूट हो गई थी। यहाँ के राजाओं ने एकजुट होकर सिकंदर की शक्ति का सामना नहीं किया। ठीक है, परिणामतः सभी राजा परास्त हुए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सिकंदर के आक्रमण से तिथिवार इतिहास को प्रस्तुत करने में सहायता प्राप्त हुई। ठीक है, तत्कालीन उत्तरी भारत के अनेक छोटे छोटे राज्यों का विलय पोरस और आबी के राज्यों में हो गया था। ठीक है, जब उसमें पोरस और आबी थी उसी समय छोटे छोटे राज्यों का विलय हो गया था, जिससे अब राज्य अपेक्षाकृत विस्तृत एवं राजनीतिक दृष्टि से एकजुट होने लगे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप पश्चिमी पंजाब, सिंध आदि समीवर्ती प्रांतों में यूनानी राज्यों की स्थापना हो गई थी। ठीक है, जो सिंध और समीपवर्ती प्रांत है उसमें यूनानी राज्यों की स्थापना हुई थी। आप दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भारतीयों को सिकंदर के विरुद्ध युद्ध करने से अपनी युद्ध विधि के दोषों को भली बातें ज्ञान हुआ। ठीक है, जब सिकंदर से युद्ध किया था उसमें जो भारतीय सेनाओं की जो क्या क्या त्रुटियां थी उसको उन्हें भली बातें ज्ञात हुआ, जिसे भविष्य में उन्होंने दूर भी किया। उसे यह भी ज्ञात हो गया था कि यदि सेना संख्या में कम भी हो किंतु यदि वह अनुशासित एवं पारंगत हो तभी विजय लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आप देखेंगे आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा युद्ध का। नए मार्गों का ज्ञान हुआ, व्यापार को प्रोत्साहन मिला और मुद्रा पर भी प्रभाव पड़ा। देख लेते हैं, सिकंदर के आक्रमण के आर्थिक प्रभाव निम्नलिखित हैं। सिकंदर के आक्रमण से अनेक व्यापारिक मार्ग खुल गए। ठीक है, जो सिकंदर के आक्रमण से उसमें बहुत सारे व्यापार के मार्ग खुल गए थे। मार्गों ने एक जल मार्ग तथा 3 स्थल मार्ग भारत, ईरान आदि पश्चिमी देशों के मध्य थे। व्यापारिक दृष्टि से काबुल, बलूचिस्तान में सुल्तान दर्रा तथा जोडोसिया से होकर जाने वाली स्थल मार्ग भविष्य में व्यापारिक दृष्टि से अधिक उपयोगी सिद्ध हुए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, भारत एवं यूनान के मध्य व्यापारिक संबंध घनिष्ठ हो गए। ठीक है, जो भारत और यूनान था उनके मध्य जो व्यापारिक संबंध थे वो अच्छे हो गए थे। भारत में गरम मसाले, हाथी दांत आदि वस्तु का निर्यात एवं यूनान से कन्याओं का आयात होने लगा था। ठीक है, भारतीय मुद्रा भी यूनानी मुद्रा शैली से प्रभावित हुई। जो भारतीय मुद्रा थी वो यूनानी मुद्रा से प्रभावित हुई थी। भारतीय दिनार मुद्रा का प्रारंभ यूनान की दुम्र अथवा दक्ष नामक मुद्रा शैली पर किया गया था। अब देखेंगे सांस्कृतिक प्रभाव। ठीक है, सिकंदर के आक्रमण से सांस्कृतिक प्रभाव निम्नलिखित रूप से दृष्टिगोचर है, उसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से। भारतीय कला पर प्रभाव, भारत एवं साहित्य पर प्रभाव, ज्योतिष पर प्रभाव और चिकित्सा पर प्रभाव। ठीक है, यूनानी शैली पर आधारित अत्यंत सुंदर व आकर्षक मूर्तियां का निर्माण प्रारंभ हुआ। ठीक है, यूनानी शैली पर भी भारत में आकर्षक मूर्तियां का निर्माण प्रारंभ हुआ था। सांस्कृतिक प्रभाव हुआ, भारत एवं यूनानी कला के सम्मिश्रण से
गांधार कला शैली का विकास हुआ। ठीक है, भारत और यूनान के जो सम्मिश्रण से कौन से कला का विकास हुआ? गांधार कला शैली का। ठीक है, भारत की भवन निर्माण कला पर भी यूनानी का प्रभाव पड़ा। ठीक है, जो भवन निर्माण थे उस पर भी भाषा एवं साहित्य पर भी यूनानी प्रभाव पड़ा। अनेक यूनानी शब्द यथा जैसे दोस्तों देख लेते हैं पुस्तक, कलम, फलक, सुरंग आदि को संस्कृत भाषा में स्थान दिया गया। ठीक है, भारतीय ज्योतिष विद्या में पहले से ही बहुत उन्नति कर चुके थे, परंतु फिर भी भारतीयों ने राशि चक्र के विषय में बहुत कुछ सीखा। ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत रोमक एवं पौलिस के लिए भारतीय ज्योतिषी यूनानी के ऋणी हैं। ठीक है, कौन से? ज्योतिष शास्त्र में रोमक और पौलिस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों देखेंगे हम लोग भारतीय औषधि विज्ञान एवं चिकित्सा पद्धति। यूनानी औषधि विज्ञान एवं चिकित्सा पद्धति में बहुत कुछ समानता मिलती है। ठीक है, जो भारतीय औषधि विज्ञान है और यूनानी औषधि जो चिकित्सा पद्धति है बहुत समानताएं मिली। अतः निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि भारत एवं यूनान ने चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत एक दूसरे को प्रभावित किया था। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।